ओके, हमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो नहीं हुआ किसी का भी। देखो P आपको दिया हुआ है 2,10। थोड़ा सा ना कॉमन सेंस ये लगा के चलनी है कि पॉइंट आपको समझ आए कहां पर आ रहे हैं। 6, -2। अब 2 देखो, x कोऑर्डिनेट देखो 2 और 6 है, तो 5 इनके बीच में आएगा कहीं पे, तो 5,1 इसके बीच में आएगा। ठीक है, अब आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये रेशियो निकालनी पड़ेगी कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो k/1 मान लेते हैं, तो k/1 एक्सटर्नली हम ले जाएंगे, तो 6k + 2/k + 1, ये 5 के बराबर लिख दोगे। देख रहे हो, 6k + 2/k + 1 = 5, तो 6k + 2 = 5k + 5, तो k = 3 आ जाएगा। तो मतलब ये 3/1 इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमें एक पॉइंट चाहिए से t, जो कि इसको 3/1 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या होता था, t के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो p के साथ रेशियो q से मल्टीप्लाई होगी, 3 × 6 -1 × 2 अपॉन 3 - 1, 3 × -2 -1 × 10 अपॉन 3 - 1। ये वाली वैल्यू आएगी 18 - 2 इज 16/2, -16/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, -8। सो दिस इज द आंसर। समझ गए अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है। नेक्स्ट लिखो, किसी को डाउट है तो बताओ चैट बॉक्स में। An equilateral triangle has one vertex at 0, 0, and another at 3, √3. Find the coordinate of the third vertex. बताओ भाई, ये करो खुद से। बेटा सब लोग थोड़ा अलर्ट रह के क्वेश्चंस करें। आसान चैप्टर है ये, पीएनसी के मुकाबले काफी, बट आपको करके देखना पड़ेगा। नहीं, सही नहीं है। अबे तुम्हारा आंसर सही नहीं है।
0 2 √3 एक पॉइंट आएगा, एक और आएगा इसके साथ, दो आएंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे। देखो मान लो x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये 0 0 है, ठीक है। तो अब उसने बोला है एक पॉइंट है उसका, अनदर पॉइंट इज 3, √3 पे, तो 1 2 3 और 1 और 2, तो यहाँ के यहाँ जाएगा 3, √3, तो ये उसका एक वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ही हो गया। अब पहले ये फाइंड आउट कर लो कि भाई ये एंगल कितना आ रहा है और इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ ऑफ दिस साइड इज √9 + 3, तो 2√3 इसकी लेंथ है, ठीक है। तो 2√3 है। अब ये एंगल निकाल सकते हो आप, ये कैसे निकालोगे, ये वाला जो लेंथ आ रहा है ये तो 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, तो ये √3 है और ये 3 है, तो बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू √3/3, तो 1/√3 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये जो थीटा आ रहा है ये 30 डिग्रीज आ रहा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सारे एंगल 60 डिग्री चाहिए होते हैं, साइड लेंथ हर साइड की लेंथ बराबर होती है। तो आप क्या करो, अब क्योंकि ये 30 है तो ये 60 हो गया, अब आप यहाँ पे 2√3 चले जाओ, तो 0, 2√3 आएगा ये। अगर ये 2√3 चले गए अगर आप, ठीक है, और ये भी 2√3 है अपने पास साइड, तो बीच का एंगल अगर 60 होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या बनेगा, इक्विलेटरली तो बनेगा। दो साइड बराबर कर दो, बीच का एंगल 60 कर दो, तो आइसोसेलेस प्लस वन एंगल 60 हो गया, तो बाकी दोनों भी 60 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये इक्विलेटरल बन गया, तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल, ठीक है। अब ये 30 है तो आप क्या करो, ये √3 है, ये लेंथ 2√3 थी, तो √3 और नीचे चले जाओ, √3 और नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा, 3, -√3, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली आप 30 डिग्री क्योंकि इमेज ले लिया है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 60 हो गया। तो ये एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो OAC बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, 2√3 और 3 -√3, तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा, ऑल क्लियर कर दो एक बार सब लोग, जिसको भी समझ आ गया हो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स/सेंटर्स अच्छा, सबसे पहला है इसमें सेंट्रॉइड, तो हमें ये पता होना चाहिए एंगल मतलब इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियन क्या होता है, जो एक वर्टेक्स को दूसरे साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस गिव अस सेंट्रॉइड, intersection of angle bisectors give in center, ठीक है, इसको G से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को I से डिनोट करते हैं,
intersection of altitudes give orthocenter, इसको H से डिनोट करते हैं। intersection of perpendicular bisectors कि ट्राइंगल के लिए सब बताया जा रहा है, उसको सर्कमसेंटर कहते हैं, इसको O से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो याद रखने वाली इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है सेंट्रोइड, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है इन सेंटर, आई से डिनोट करते हैं। ऑल्टीट्यूड का ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सर्कम सेंटर, ठीक है। अब एक एक करके इन सबको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले तो आएगा हमारे पास सेंट्रोइड, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मीडियन आ गया AD। अब AD मीडियन जो होगा उसके लिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ऐसे ये जो BE मीडियन होगा उसके लिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ऐसे एक CF मीडियन होगा उसके लिए भी ये जो थर्ड साइड है ये डिवाइड हो रही होगी, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ये तीनों ऑटोमेटिकली कॉन्करेंट आएंगे, वो ट्राइंगल की सिमेट्री ऐसी होती है। तो जिस पॉइंट पे ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? जी। ठीक है। अब सबसे पहला कंसर्न है कि जी के कोऑर्डिनेट्स को निकालना, ठीक है। फिर और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉपर्टीज हैं उसको समझना। तो क्या होगा, जैसे मान लो ABC है हमारे पास। अब जो डी के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x3 x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2, ठीक है। क्लियर है? डी के कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट तो निकालना आता ही होगा आप लोग को। तो x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। अब जो g है वो AD को डिवाइड करेगा किस रेशियो में? 2:1 में। जो सेंट्रोइड डिवाइड्स AD इन 2:1, ये पता होगा आपको, ये प्रॉपर्टी होती है, डिराइव हो जाएगी। बीपीटी और सिमिलैरिटी शायद बीपीटी से डिराइव हो जाती है, ज्यादा मुझे ध्यान में हो जाता है, बहुत सिंपल है वो। तो AGD है, मेरे को जी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। तो g डिवाइड्स AD इन 2:1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो g के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास? 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा यहाँ पे आ जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास सेंट्रोइड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल DEF इज ऑल्सो G। इसका क्या मतलब हो गया? अब देखो इधर ध्यान से, अब क्या ये ट्राइंगल था, ठीक है। तो अब आपका एक और ट्राइंगल हो गया ये वाला DEF। ये मीडियन के जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बना है उसको मैं DEF बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है DEF जो है
ये मीडियंस के जो पॉइंट है उनको जो मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ज्वाइन करके बना हुआ है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 प्लस x3 बाई टू, y2 प्लस y3 बाई टू। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x3 बाई टू, y1 प्लस y3 बाई टू। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ठीक है, अब DEF का जो सेंट्रोइड आएगा वो कैसे आएगा, वो इन तीनों को ऐड करके बाई 3 करना पड़ेगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम सही बात है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, सेकंड पॉइंट पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब उसका कहने का क्या मतलब है, जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल्स बन रहे हैं जैसे DFB, CED, AFE और DEF, इन सब का एरिया बराबर होगा और वो बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होगा। अब ये कैसे बोलेंगे, देखो अब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी। उससे क्या आ जाएगा आपके पास, BDEF एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब जब BDEF एक पैरेललोग्राम बन जाएगा तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो इक्वल ट्राइंगल्स जिनका एरिया बराबर हो उसमें डिवाइड करता है। समझ गए ना। तो अगर एक पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में भी डिवाइड करता है, और वो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया भी बराबर होता है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उसका ऑर्डर रिवर्स होता है। ऐसा होता है कि EFD जो है वो BDF के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसलिए इन दोनों का एरिया भी बराबर आ जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि भाई FD अगर पैरेललोग्राम BDEF का डायगोनल है तो BDF और EFD का एरिया बराबर होगा। ऐसे EFD और ECD का एरिया बराबर होगा, EAF और EDF का एरिया बराबर होगा। तो इन चारों ट्राइंगल्स के एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वही हमने लिखा है। बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सबको, बताओ। अच्छा, अब अपनी रफ कॉपी में ये करो कि G डिवाइड्स AD इंटू रेशो 1 ABC। तो ये हमारा D है, ठीक है, ये मीडियन है बेसिकली। ठीक है, ऐसे हमारे पास BE आएगा। तो हमें ये डिराइव करना है कि G डिवाइड्स AD इंटू रेशो 1। करो, इसको ट्राई करो एक बार, मुझे बताओ जिसका भी हो जाता है। ये प्रूव करना है, ठीक है, 2:1, अभी हमें पता नहीं है। बहुत ईजी है, करो।
नहीं नहीं, ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है 2:1 में जो आपको प्रूव करना है। किसी का भी नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ। अब हमारे पास क्या है, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो आपको ये पता है ये 1:1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, और ये भी 1:1 है, तो हमने क्या किया, बीई के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो बीई के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस ट्राइंगल को देखो, सीबीई, सीबीई में जो से डीएम है, डीएम इज पैरेलल टू बीई, इन सीबीई डीएम इज पैरेलल टू बीई। तो इसका मतलब अगर ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है, तो ये अगर मान लेते हैं 1:1 में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। समझ गए सब लोग? तो इसका मतलब है अगर मान लेता हूं मैं ये लेंथ टी है, तो ये वाली लेंथ भी मेरी कितनी आ जाएगी, टी आ जाएगी। मैंने सीएम को टी मान लिया, तो ईएम भी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, बिकॉज डीएम इज पैरेलल टू बीई, और डीएम इज पैरेलल टू बीई, तो बीपीटी से हम बोल सकते हैं सी डी बाई डी बी इज इक्वल टू सी एम बाई ई एम। अब सी एम को मैंने टी मान लिया, तो ई एम भी कितना आ गया, टी आ गया। अब हमें पहले से ही पता है कि ये वाली लेंथ तो हमारी हो गई 2t, ठीक है, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ये वाली लेंथ भी मेरी कितनी हो जाएगी, 2t, ठीक है। तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो आप, ट्राइंगल ए डी एम, तो हमने ट्राइंगल देख लिया ए डी एम, और ये मेरा हो गया जीई, ठीक है। अब उसमें क्या है, ईएम की लेंथ है टी, देख रहे हो, ईएम की लेंथ है टी, और एई की लेंथ है 2t, जीई इज ऑब्वियसली पैरेलल टू डीएम, तो इनकी रेशियो भी क्या आ जाएगी, इसी रेशियो में आ जाएगा, तो क्या रेशियो आ जाएगी, 2 रेशियो। तो एजी रेशियो जीडी इज 2:1, so we can say that centroid divides AD median in 2:1. Centroid divides AD in 2:1. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, अब इसके नेक्स्ट वाला निकालते हैं, सेंटर, इन सेंटर निकालना है हमें। इन सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन होता था, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता था, तो अब वो देखते हैं। तो हमारे पास मान लो ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया, तो ये मान लो डी पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया, बीई पे जाके कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। ऐसी थर्ड भी बनाओगे तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा, ठीक है। कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ को हम स्मॉल ए बोलते हैं, तो ये लेंथ पूरी स्मॉल ए है, ये वाली लेंथ हमारी स्मॉल बी है, और ये वाली लेंथ हमारी स्मॉल सी है, ठीक है। अब मेरे को आई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आई के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो मैं लिख देता हूँ। आई के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ये याद रखने बेटा, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे फालतू में नहीं बता रहा हूँ। तो आपने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये सब हमें याद रखना है। तो इन सेंटर कोऑर्डिनेट आते हैं ax1 + bx2
प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे बताओ कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? किसी को ध्यान में है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? किसी को भी ध्यान में नहीं है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? C by B is equal to BD by CD. AB by AC is equal to BD by CD। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। तो ऐसा होता है, देखो इसी ट्रायंगल में देखो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है AB डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CD। ठीक है, या AB बाय AC इक्वल टू BD बाय CD भी बोल सकते हो। तो दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस लेंथ AB डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CD। पहले A से चलो D तक, फिर A से चलो D तक, एक बार इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एक बार क्लॉकवाइज सेंस में। तो AB बाय BD इज इक्वल टू AC बाय CD। ये डिराइव कैसे होता था बताओ? मैथ्स में आपको ज़्यादा चीज़ तभी क्लियर हो पाएंगी जब आप उसको मतलब एंड टू एंड ध्यान में रखोगे। अगर आप डेरिवेशन वगैरह भूल जाते हो ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है आपको। अच्छे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी क्योंकि दिमाग ही नहीं चलेगा। देखो करते हैं, ये मान लो ए बी सी है और एक हमारे पास इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है डी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये वाला एंगल हमारा जो होता है, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते थे हम, शायद एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेते थे इसके ए बी के। वो भी था एक तरीका, एक था कि आप परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हो। ए बी और ए सी तो बराबर कर नहीं सकते ना बेटा, ए बी और ये तो, ए बी और ए सी तो साइड है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करता हूँ, चलो मैंने इस पे, मेरे को बी डी बनाना है ना, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू ए बी। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ई है। ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू ए बी। तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये वाला एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा और ये वाला एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। ओके, और क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल अगर हमारा बीटा है, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये वाला एंगल भी हमारा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा, और ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ गए, अल्फा बीटा थीटा, तो अल्फा बीटा थीटा उसके हिसाब से। नहीं समझ आया तो बताओ, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये थीटा थीटा हो जाएगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ए पे थीटा है तो ई, बी पे सी आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है ना, ई सी डी और ए बी डी। ठीक है, अब मेरे को चाहिए यहाँ पे ए बी और मेरे को चाहिए बी डी। तो ए बी मैंने कौन सा उठाया, फर्स्ट टू उठाया, तो यहाँ पे ई सी आ जाएगा। बी डी उठाया तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। अब ई सी जो है, क्योंकि एंगल थीटा है, तो ई सी और ए सी बराबर है, क्योंकि ए सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ए सी बाई सी डी आ जाएगा। तो आ गया ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी। ठीक है, तो सिंपल सी सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वाला चैप्टर ये 10th में उसमें है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये तो निकाल लिया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। अब मेरा कंसर्न क्या है भाई, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये सब तो हम उसकी बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो मुझे अभी चाहिए कोऑर्डिनेट। तो अब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसके।
ठीक है, चलो देखो अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डी के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ ना। तो अब मुझे पता चल गया कि भाई ए बी बाई ए सी इज बी डी बाई सी डी, तो ये लेंथ मेरी सी रेशो बी में आएगी। रेशो समझ गया ना, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी। तो बी डी और सी डी की जो रेशो है वो सी रेशो बी में आएगी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ मुझे। ये सी रेशो बी है, लेंथ नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये पूरी लेंथ तो ए के बराबर थी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, कॉमा सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी। तो ये मेरे डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसमें अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब मेरे को ये पता है कि जो बी आई है वो भी एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं अगर ये ट्राइंगल उठा रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी, इसमें जो बी आई है वो भी एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल अगर अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा है, तो इसकी लेंथ तो मुझे पता है, इसकी लेंथ तो सी है। इसकी लेंथ मुझे नहीं पता है, बट ये रेशो पता है। तो हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं इसकी लेंथ सी के है, इसकी लेंथ बी के है। तो वी नो दैट सी के प्लस बी के इज इक्वल टू ए, क्योंकि बी सी की पूरी लेंथ तो स्मॉल ए है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन बी प्लस सी। तो बी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, सी के। तो बी डी की लेंथ आ जाएगी मेरे पास ए सी अपॉन बी प्लस सी। ठीक है जी। तो अब हमें ये पता चल गया बी ए बाई बी डी इज इक्वल टू ए आई बाई डी आई। बी ए बाई बी डी इज इक्वल टू ए आई बाई डी आई, ये भी पता है हमें। बी ए बाई बी डी एंगल बाइसेक्टर है ना, बी ए बाई बी डी इज इक्वल टू ए आई बाई डी आई। सही लिखा हुआ है ना, बी ए बाई ए आई इज इक्वल टू बी डी बाई डी आई। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। डी के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं हमने, डी के कोऑर्डिनेट भी हैं। अब अगर ए आई बाई डी आई की रेशियो पता चल जाएगी तो फिर अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं आई के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ए आई बाई डी आई चाहिए था मुझे, तो बी ए है मेरे पास सी के बराबर, और ये मेरे पास है ए सी अपॉन बी प्लस सी के बराबर। तो ये जो रेशियो आएगा वो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। तो ये बी प्लस सी रेशियो ए आ जाएगा। डी के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बी एक्स टू प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी वाई टू वाला। ठीक है, तो ये मेरे पास जो लेंथ बनेगा, आई जो बनेगा वो आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, क्योंकि बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बताओ भाई, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक्स सेंटर। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो इन सेंटर होता है, अच्छा एक चीज जो मैं आपको एक बार मैं और बता देता हूँ, ये जो इन सेंटर आता है ना, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से आता है। इन सेंटर आया हमारे पास एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से। फिर क्या करते हैं, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराओगे ना तो ये स्मॉल आर हो जाता है, ये इन रेडियस है। और इसको रेडियस लेके अगर आप सर्कल बनाओगे तो वो जैसे इसको टच करेगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल बनता है जो इंटरनली इन साइड्स को टच करता है,
इस ट्राइंगल के इंटरनली टच कर रहा है इस ट्राइंगल को, तो उसको बोलते हैं इन सर्कल। और इसका जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं इन रेडियस। वो जो इन रेडियस आता है वो डेल्टा बाय एस के बराबर आता है। फिर डेल्टा इज एरिया और एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इन सेंटर से आप किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर गिरा दो, उतना लेंथ ओपन अप करके, ये वाला लेंथ अगर ओपन अप करके आप सर्कल बनाओगे तो वो तीनों साइड को टच करके जाएगा। उस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, और जो उसका सेंटर होता है उसको बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स सेंटर। अच्छा, अब एक्स सेंटर की क्या डेफिनेशन है? जैसे इन सेंटर की क्या डेफिनेशन है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट आता है, ठीक है, उतना रेडियस ओपन अप करके अपन एक सर्कल बना लेते हैं। अब एक्स सेंटर पे आते हैं। मान लो हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 और एंगल 1 बराबर है, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बना दिया, तो एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इधर ध्यान दो, ये एक अपन ने क्या बनाया, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये 1 1 हो गया, ये हमारे पास 2 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से एक और बनाया हमने, ये 3 3 हो गया। तो क्या बनाया, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसके कारण ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा बन जाएगा I1, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर 1। I1 जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स सेंटर 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद यहां से तुम परपेंडिकुलर गिर दोगे, तो ये बन गया हमारे पास रेडियस 1, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर गिरा रेडियस 1। अब जैसे इस साइड को भी आप एक्सटेंड करोगे ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरोगे ये भी रेडियस 1 आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरोगे ये भी रेडियस 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो I1 हो गया, ये क्या हो गया, एक्स सेंटर 1। अब इस रेडियस यहाँ से इस सेंटर लेके इसको ओपन अप करके अगर सर्कल बनाओगे, तो ये हमारा जो सर्कल बनेगा, ये हमारा सर्कल क्या बन जाएगा, एक्स सर्कल 1। सबको ये समझ आया बनाया कैसे है? इसका जो रेडियस होता है R1 उसको बोलते हैं एक्स रेडियस 1। बताओ एक बार, क्लियर करो, ऑल क्लियर करो, यहाँ तक जो मैंने बताया समझ आया? फिर इसके कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ। देखो सुनो, ट्राइंगल था हमारे पास ABC, एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लो, एंगल B का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लो, एंगल C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लो। ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो पॉइंट क्या होगा हमारा I1, ठीक है। उस I1 से मैंने क्या किया, उस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर गिर दिया, ठीक है। उतना वो ये जो I1 आएगा ना, इसी का तो हमें यूज है अभी, ये एक्स सेंटर 1 हो जाएगा। इसके कारण एक सर्कल भी बनेगा, उसको हम एक्स सर्कल 1 बोलते हैं, जो क्या कर रहा होगा, तीनों साइड्स को टच कर रहा होगा, AB और AC प्रोड्यूस को और BC को वैसे। अब मान लो वही वाली बात है कि अब मेरे पास जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये लेंथ है C, ये लेंथ है B, और ये लेंथ है A, ये वाला कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये वाला कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो अब इसको याद रखना आसान है, अगर आपने वो I याद किया हुआ है तो I1 को भी याद रखना आसान है। I क्या था, ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c, ठीक है। अब इसमें I1 में क्या आ जाएगा, माइनस जो
मतलब ए के ऑपोजिट है तो ए के साथ नेगेटिव आ जाएगा, मतलब x1 के साथ नेगेटिव आएगा, कहने का मतलब है। ऐसे बी के ऑपोजिट है तो मतलब बी वाले पॉइंट के ऑपोजिट आपका सर्कल बन रहा है तो y2 और x2 के साथ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। I2 पे आते हैं। I2 मेरे पास किसके बराबर होगा, समझ गए ना? I2 किधर बनेगा, I2 इधर बनेगा, इसको बी और BC को एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग ऐसे करके, और यहाँ पे एक सर्कल ऐसा आएगा, वो x सर्कल 2 होगा हमारा, उसका जो सेंटर होगा वो I2 होगा। तो I2 के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c। समझ आ गया सबको? बताओ। I3 के समझ गए, I3 के भी इसी पैटर्न में आ जाएंगे, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 माइनस a प्लस b माइनस c, ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस b माइनस c। अब होमवर्क क्या है कि आपको I1 डिराइव करना है। I1 को डिराइव करके उसका सोल्यूशन मुझे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या टीम पे भेज सकते हो, फोटो खींच के भेजना है, ठीक है? गूगल करके मत कर लेना, खुद से ही ट्राई करना तो आपका दिमाग चलेगा। अब जैसे आपने I को डिराइव किया था ना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, उसी वे से इसका भी डेरिवेशन है। बस इसके लिए आपको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आनी चाहिए। उसमें जैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है, इसमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है, ऑलमोस्ट वैसी ही है वो भी। इसमें आपको ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे, ABI1 वाला है ना, तो इसीलिए ABI1 कंसीडर करोगे तो ट्राई करना आप लोग, अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कम सेंटर। अच्छा, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डिराइव तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जो ज्योमेट्री में जो इसके तरीके होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, और इसको हम जब 12th में जाएंगे तो वेक्टर एक चैप्टर पढ़ेंगे, वेक्टर 3D, तो उसमें ही बहुत जल्दी डिराइव हो जाते हैं ये सारे कोऑर्डिनेट। इनफैक्ट ये एक्स सेंटर, इन सेंटर, ये सब भी डिराइव हो जाते हैं, तो हम इनको वहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं इसको, हो जाएगा डिराइव, बट थोड़ा सा लेंदी है इनका, और इसके बट कोऑर्डिनेट्स हमें याद रखने हैं, तो वो मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कुछ इसका डेरिवेशन उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम वेक्टर से भी उसको डिराइव कर ही लेते हैं, बट अगर आप करना चाहते हैं आप करके देख सकते हैं इसको, ठीक है? मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अलग से। x1 sin 2a, मतलब वही है कि आपके पास ट्राइंगल जो है ABC है, विद a एज x1 y1, b एज x2 y2, c एज x3 y3, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फिर x1 sin a, x2 sin 2b, 2a 2b आता है इसमें, हाँ, x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, कॉमा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a sin 2b sin 2c। ठीक है, ऐसे ही ऑर्थोसेंट्रिक और सर्कमसेंट्रिक का होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। अच्छा, मैं बना देता हूँ एक बार ना, हो सकता है कुछ बच्चों को पता ही ना हो कैसे बनेगा। तो जैसे ये ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि इस साइड को मिड पॉइंट से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन, तो वो कैसे बनाते हैं हम, जैसे आर्क लेते थे, अगर आपको कंस्ट्रक्शन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो,
बी पॉइंट पे लेके एक आर्क लेंगे, सी पॉइंट पे लेके एक आर्क लेंगे, तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी ऐसे, जो कि इसके मिड पॉइंट से पास करी होगी और परपेंडिकुलर भी होगी। वो जरूरी नहीं है ए से पास करे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है नीड नॉट टू पास थ्रू ए, दिस नीड नॉट टू पास थ्रू ए। ठीक है, ऐसे इधर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, थोड़ा सा देखने में भी लग रहा है कि बी से पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आता है वो सर्कम सेंटर आता है। ठीक है, अब सर्कम सेंटर आ गया, ओसी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका सर्कम रेडियस हो जाएगा। ये मतलब इक्विडिस्टेंट होता है इससे भी, ये भी इक्विडिस्टेंट हो गया, ऐसे ये वाला भी इक्विडिस्टेंट हो गया। तो अगर आप इसको ज्वाइन करके एक सर्कल बनाओगे तो वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ओ सेंटर लेके, तो ये सर्कल आएगा, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, ये सब है चैप्टर एक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसमें है ये सारी चीजें और डिटेल में। अभी हमारे को तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर में क्या हो गया, समेशन ऑफ tan आता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। कॉमा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, तो ये ऑर्थोसेंट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। चलो उसका भी डायग्राम बना लेते हैं, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। आपने यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड गिरा, ठीक है, एक ऑल्टीट्यूड यहाँ पे गिरा, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये एच आएगा। ठीक है, तो एच इज ऑर्थोसेंटर। ठीक है, और प्रॉपर्टीज भी अब बता देता हूँ मैं इसी के साथ। तो हमारे यहाँ तक कुछ पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट, अब कुछ याद करने वाली चीजें हैं, थोड़ा रट्टे वाली चीजें हैं, जैसे इसमें सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, ये सब चीजें याद करने वाली ही हैं। डेरिवेशन ठीक है, आ जाए तो ठीक है, बट आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं जी डिवाइड्स एच ओ इन 2:1। एक प्रॉपर्टी होती है, एच क्या होता है आपका, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, जी इज सेंट्रोइड एंड ओ इज सर्कम सेंटर। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह यूज होगी। ठीक है, तो जी डिवाइड्स एच ओ इन 2:1, ये प्रॉपर्टी है। तो सेंट्रोइड डिवाइड्स करता है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर वाली जॉइन लाइन के ऊपर ही आता है, और सेंट्रोइड उसको 2:1 में डिवाइड करता है। एच और ओ का जो मिड पॉइंट होता है उसको एन बोलते हैं, 9 पॉइंट सेंटर। एन इज 9 पॉइंट सेंटर। क्या होता है बताएंगे अभी आगे। ठीक है, तो 9 पॉइंट सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ एच ओ, एन इज मिड पॉइंट ऑफ एच ओ। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। समझ आया सबको, याद करना है, मतलब इसमें कुछ अभी डेराइव वगैरह भी कर सकते हैं, बट इसको याद कर लो। G divides HO in 2:1, N divides HO in 1:1। ये H and GO जो होता है एक लाइन पर आते हैं, इसको यूलर्स लाइन बोलते हैं। ये एक्चुअली यूलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये ट्राइंगल्स में बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करके फाइंड आउट किया था कि हमेशा ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एंड 9 पॉइंट सेंटर ऑलवेज लाई ऑन अ सिंगल लाइन। और अगर आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है तो उसमें इन सेंटर भी उसके ऊपर आ जाता है, तो उस लाइन को हम यूलर्स लाइन कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट वही मैं लिख देता हूँ, इन एनी ट्राइंगल H N
GO always lie on the same line. समझ गए ना? H का मतलब है ऑर्थो सेंटर एंड 9 पॉइंट सेंटर, G सेंट्रोइड, O सर्कम सेंटर. थर्ड पॉइंट, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल HNGOI lie on the same line. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे कोइंसाइड कर जाते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना के भी चेक कर सकते हो. ऑल पॉइंट्स स्लैश सेंटर्स कोइंसाइड्स. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर्स क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड्स कर जाएंगे. मतलब सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब चीजें सेम ही है. ठीक है. और बता रहा हूं, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, in acute angle triangle all points lie inside the triangle. HGIO lies inside the triangle. In acute angle triangle HGIO lie inside the triangle. अब जैसे acute angle triangle है ना, तो उसमें क्या होता है देखो एक बार ध्यान से. चलो एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ फिर दोनों को बताता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा. इन राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर lies on the point of right angle. ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आता है? जिस पॉइंट के ऊपर राइट एंगल होता है. और जो सर्कम सेंटर आता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं. देखो ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बताएंगे. ठीक है. तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल ही देखते हैं. तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल देखा. देखो सेंट्रोइड और इन सेंटर तो हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड ही आएंगे. सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन. अब मीडियन आप किसी भी ट्रायंगल का बनाओगे तो अंदर की तरफ ही तो बनेगा. तो सेंट्रोइड और इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल. ठीक है. तो ये भी पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे. centroid and in center always lie inside the triangle. Centroid and in center always lie inside the triangle. ठीक है. अब हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे. तो मान लो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है. तो ये मान लेते हैं ABC. अब इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है. अब ऑर्थो सेंटर क्या होता था? ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता था. ध्यान में है आप लोग को? तो हमने क्या किया, ये वाली एक लाइन ड्रॉ करी साइड, और A से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, तो खुद ही AB हो जाएगा. ठीक है. फिर AB से C पे परपेंडिकुलर गिराया, वो यही हो जाएगा. तो एक ऑल्टीट्यूड ये हो गया हमारा, ऑल्टीट्यूड 1. एक ऑल्टीट्यूड ये हो गया. इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है? B पे आ रहा है. अब थर्ड ऑल्टीट्यूड आप B से बनाओगे तो वो इस पे ऑल्टीट्यूड बनेगा. बट ये तीनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? B पे तो कर रहे हैं. इसलिए B इज द ऑर्थो सेंटर. ये बात समझ आ गई होगी. ठीक है. इन सेंटर और सेंट्रोइड तो बीच में आएंगे ट्रायंगल के. अब सरकम सेंटर देखो. सरकम सेंटर क्या होता था? सरकम सर्कल का सेंटर होता था ना. तो इसका सरकम सर्कल जो बनेगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, सरकम सर्कल ऐसे सर्कल होता है तीनों पॉइंट से पास कर रहा होता है, तो उसका AC डायमीटर होगा. क्योंकि भाई ये 90 डिग्री है, अगर सर्कल यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो AC को डायमीटर होना पड़ेगा. ठीक है. तो उसका सेंटर क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. मिड पॉइंट हो जाएगा वो. मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा. ठीक है. तो ये अगर सेंटर बन रहा है हमारा, तो ये लेंथ और ये लेंथ हमारी बराबर होगी. वो लिख लेते हैं इसको.
ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द पॉइंट ऑफ राइट एंगल, मतलब बी इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज ऑर्थो सेंटर एंड दिस इज सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. ये बात समझ आ गई. अब देखो ऑब्ट्यूज में देखते हैं, एक्यूट में देखो. चलो एक्यूट में अगर आप देखोगे, मान लो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अब इस पे ऑल्टीट्यूड बनाना है, तो क्या करोगे, ये ऑल्टीट्यूड गिरा, ये ऑल्टीट्यूड गिरा, तो इनसाइड आएगा, तो ऑर्थो सेंटर भी इनसाइड आएगा, सर्कम सेंटर भी इनसाइड आएगा. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल HGIO ऑल लाई इनसाइड द ट्राइंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जी और आई तो अंदर ही लाई करने हैं, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर बाउंड्रीज पे आ जाएंगे, मतलब एक राइट एंगल पे आ जाएगा, एक हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाएगा. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में देखते हैं, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल H, O lies outside the triangle. ठीक है, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल H, O lies outside the triangle. ठीक है, तो ये बना लेते हैं, मान लो जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, अब इसका जो सर्कम सर्कल होगा वो कुछ ऐसा पास करेगा, तो क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो ये माइनर सेगमेंट बनेगा, तो सेंटर तो इसका यहाँ आएगा, तो सर्कम सेंटर तो बाहर हो गया. इस सर्कल का सेंटर ही सर्कम सेंटर होता है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है. अब और वो निकालते हैं, देखो ये आपने इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड गिरा, पॉइंट ABC मान लेते, तो ए से BC के ऊपर ऑल्टीट्यूड गिरा, C से AB के ऊपर ऑल्टीट्यूड गिरा, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल. ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में तो बड़ा इजी हो गया. एक्यूट में सारे इनसाइड हैं, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का ध्यान रखना है. राइट एंगल पे वो बाउंड्रीज और पॉइंट पे आ जाते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे वो बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं. ठीक है, 9th पॉइंट, image point of ortho center through any side lies on its circumcircle. और 10th पॉइंट है हमारा 9 पॉइंट सर्कल. ठीक है, तो ये दोनों आप चेक करना, इसको आप डिराइव करना, इमेज पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर थ्रू एनी साइड लाइज ऑन इट्स सर्कमसर्कल. तो ये हम डिराइव करेंगे कल क्लास में, और 9 पॉइंट सर्कल के बारे में बताऊंगा. फिर इस चैप्टर के बस क्वेश्चंस बचेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. छोटा सा चैप्टर है, आपको इन्फॉर्मेशन ही देनी थी, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ट्राइंगल्स के सेंटर्स के बारे में, और इसके बाद फिर हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे, होपफुली कल ही स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग आप अब आपको पैकेज ही करना है, अब आपको असाइनमेंट नहीं दी जाएगी. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बस पैकेज करना है, पूरा पैकेज को करो, एक बार दो बार उसके सारे इलस्ट्रेशन करो. तो सब लोग को ये रिक्वेस्ट है कि वो पैकेज वगैरह इशू करवा लें, नहीं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा करने में. ठीक है, असाइनमेंट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसमें पैकेज में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. जब मुझे लगेगा तो आपके टेस्ट अरेंज कर लेंगे या एक आधी असाइनमेंट दे देंगे. ठीक है, ये वाले जो 2 पॉइंट है आपको घर पे ट्राई करने हैं, कल हम मिलेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही.